Hello students, this is Ravinder Sehrawat and today in this video lecture we will discuss the next and the last form of business organization of this chapter, that is joint stock company। आज हम joint stock company के बारे में पढ़ेंगे। Joint stock company is the different form of business organization than other forms of business organization। जो business organization की हमने बाकी की forms पढ़ी लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उन सब से जॉइंट स्टॉक कंपनी डिफरेंट होती है। वो कैसे? जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस जो रहता है वो तब फेवरेबल होता है जब किसी भी पर्सन को बिजनेस करना हो ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर अगर हमें बिजनेस करना है, बिकॉज अगर लार्ज स्केल पर बिजनेस करना होगा तो हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा फाइनेंस हम कब अरेंज कर पाएंगे? ज़्यादा फाइनेंस हम तब अरेंज कर पाएंगे जब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल पर्सन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इन द सेम वे इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल्सो। अब पार्टनरशिप में कहोगे सर कि पार्टनरशिप में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट वहाँ पर एक मैक्सिमम जो लिमिट है वो सेट की हुई है। कंपनीज रूल 2014 रूल नंबर 10 ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन ओनली बी 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। तो वहाँ पर भी लिमिट आ गई ना। लेकिन कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, प्राइवेट में होती है बट नॉट इन पब्लिक। ये हम डिस्कस कर लेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर हमें बिजनेस लार्ज स्केल पर करना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए करना है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। अब यहाँ नाम पर लिखा हुआ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब बच्चे होता है यहाँ पर शेयर्स। स्टॉक का मतलब क्या होगा? शेयर्स से होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने शेयर्स जो है खरीद कर या हिस्सेदारी में, शेयर होल्डर जो होते हैं वो हिस्सेदार होते हैं, ठीक है, हिस्सेदार जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बिजनेस चलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है। ये सारी कंपनीज इतना पैसा कहाँ से लाती हैं? ये कंपनीज अपने शेयर्स बेच देती हैं, ठीक है, शेयर्स बेच देती हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। और इनके शेयर्स की वैल्यू जो रहती है वो कंपनी स्टॉक मार्केट से कलेक्ट करती है इन्वेस्टर से। यानी कि एक शेयर सपोज करो 100 रुपये का है, तो कंपनी वो 100 रुपये में एक शेयर बेचकर शेयर होल्डर से क्या ले लेती है? 100 रुपये ले लेती है। यानी कि जैसे शेयर इशू किया, ठीक है, जिस पर्सन को मैं शेयर बेच रहा हूँ वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। और उसने मेरे को क्या दिए हैं? 100 रुपये दिए हैं। तो यानी कि उसकी भी हिस्सेदारी हो गई है कंपनी में 100 रुपये से, ठीक है। तो एक शेयर खरीद कर भी शेयर होल्डर बन सकते हैं, लाखों शेयर खरीद कर भी शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो एक्ट गवर्न करता है उसके एक्ट का नाम है, मैं लिख देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट है 2013। ये रहा, हो गया पर्सन हैविंग आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करता है। यानी कि इस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सारे प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर है कि कंपनी को कैसे चलाना है, कौन कौन से काम कंपनी को करने होते हैं, कंपनी क्या होती है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड कंपनीज बिजनेस इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है इसमें, हमें सिर्फ अभी इस स्टेज पर ये समझना है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसका, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
बहुत अच्छे से हम इसको करने वाले हैं, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो यहीं पर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब विच इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग या क्रिएटेड बाय लॉ हो। तो कंपनी भगवान तो नहीं बनाता है ना, कौन बनाते हैं? ह्यूमन बीइंग बनाते। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी का अपना नाम होता है। कंपनी के तो हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया। एंड शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मालिक, असली मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। हो सकता है वो लाखों और करोड़ों की संख्या में हो, लेकिन फिर भी रियल ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया। जो पैसा लगाएगा वही तो मालिक होगा। तो यहाँ पर इतने लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, वो अपना अपना नाम तो नहीं देंगे बिजनेस को। अगर सब मिलकर अपना नाम देंगे तो कंपनी का नाम ही पता नहीं कितने लाख पेजों पर आएगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना। तो कंपनी का मिलकर एक हम नाम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे रिलायंस, वोडाफोन, इन्फोसिस, हुंडई, ये सारी क्या है? कंपनीज हैं और ये इन कंपनीज के नाम होते हैं। तो हर एक कंपनी का अपना खुद का नाम होता है, उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट 2013। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अपना खुद का इसका नाम होता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इनके फीचर्स में, ठीक है। चलो प्रोसीड टुवर्ड्स द फीचर्स। फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? एज आई हैव रिसेंटली डिस्कस्ड दैट separate legal entity या separate legal existence means the company has its own identity. It is known by its own name. For example, Idea, for example, Maruti Suzuki, ये सारे क्या हैं? ये नाम है, कंपनीज के नाम है। तो कंपनी जब कभी भी एग्जिस्टेंस में आएगी अपने नाम से आती है, ठीक है। तो वो अपने नाम से ही सारे एसेट्स एक्वायर करती है, यानी कि सारी एसेट्स मतलब बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, या अदर काइंड ऑफ एसेट्स भी हो सकते हैं, अपने नाम पे ही खरीदती है और अपने नाम से ही बेचती है। तो कंपनी का क्या है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। वो अपने मेंबर्स के नाम से नहीं जानी जाती, अपने शेयर होल्डर के नाम से नहीं जानी जाती। वो किसके नाम से जानी जाती है बच्चे? अपने खुद के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी सेपरेट है, यानी कि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी आर द डिफरेंट थिंग्स। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ए कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग या इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ कैन ओनली ब्रिंग इट टू एन एंड, यानी कि लॉ ने ही इसको जन्म दिया है और एक्ट या लॉ ही इसको खत्म करेगा, वाइंडिंग अप जिसे हम कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंपनी चल नहीं सकती, कंपनी बोल नहीं सकती, कंपनी फील नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कंपनी और बहुत सारे काम कर सकती है लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है, कंपनी कोई भी डील कर सकती है किसी क्रेडिटर्स के साथ या किसी सप्लायर के साथ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह के साथ। कंपनी अपने नाम से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह कंपनी करती है, बट वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए वो क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएशन ऑफ लॉ है। एक होता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप, ठीक है। स्टैंप मतलब मोहर, ठीक है। तो स्टैंप यानी कि देखो, हम कोई भी डील साइन करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जिन पे हमें साइन करने होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन तो हाथ से अपने साइन कर देगा, बट कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, उसके हाथ पैर तो है नहीं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी एक मोहर बनवा लेती है, एक स्टैंप बनवा लेती है, उसी स्टैंप को हम कॉमन सील कहते हैं,
ठीक है, तो बहुत सारे मेंबर्स या ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर कंपनी चलाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जो कंपनी को चलाते हैं, तो उनके पास ही एक स्टैंप रहती है। जनरली इन कंपनीज कंपनी सेक्रेटरी, CS जिसे हम कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के पास ये स्टैंप होती है और उसी को अथॉरिटी होती है कि वो उस स्टैंप को किसी पेपर पे लगाए या कोई और पर्सन जो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया हो इस काम के लिए। तो कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप, यानी कि स्टैंप सिग्नेचर का काम करती है, कंपनी का नाम उस मोहर के ऊपर लिखा हुआ होता है और वो स्टैंप जिस भी पेपर पर लगा दी जाए वो पेपर बाइंडिंग हो जाता है उन कंपनी, यानी कि कंपनी फिर उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। जिस पेपर पर कंपनी की सील नहीं है तो उस पेपर पर जो भी बात लिखी हुई है कंपनी उसको मानने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर उस पर सील है, मोहर लगी हुई है, तो कंपनी इज लायबल और कंपनी इज बाइंडिंग टू एक्सेप्ट सच डील्स। फिर है परपेचुअल सक्सेशन, जैसे मैंने अभी कहा था ना, कॉमन सील और परपेचुअल सक्सेशन का भी बताऊंगा फीचर्स में। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है बेटा, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल रन ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, एक शेयर होल्डर आ रहा है, एक शेयर होल्डर जा रहा है, उनके आने और जाने से, उनके मर जाने से, यानी कि उनकी डेथ हो जाए, या उनकी इंसॉल्वेंसी से, यानी कि वो बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या वो पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड, या उनमें से किसी को जेल हो जाए, इम्प्रीजनमेंट हो जाए, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कंपनी को किसने बनाया है? लॉ ने। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को किसी पर्सन ने नहीं बनाया है। कंपनी को वैसे तो लोग ही बनाते हैं, शेयर होल्डर ही बनाते हैं, बट उसको एग्जिस्टेंस में कौन लेके आता है? लॉ। क्रिएशन ऑफ लॉ, याद रखना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। और लॉ नेचुरल सी बात है, किसी पर्सन ने ही बनाया होगा, कुछ लोगों ने ही बनाया होगा। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर मेंबर या सारे मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है उसको लॉ ने ही क्रिएट किया है, एंड लॉ कैन ओनली ब्रिंग इट टू एन एंड। उसका एंड भी कौन करेगा? लॉ ही करेगा। तो इसीलिए परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कहीं पर बोर्ड मीटिंग हो रही है या कहीं पर एनुअल जनरल, बोर्ड मीटिंग नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब जहाँ पर सारे शेयर होल्डर साल में एक बार मिलते हैं और मीटिंग करते हैं, ठीक है। और उस मीटिंग में कोई ब्लास्ट हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, सारे शेयर होल्डर्स अल्लाह को प्यारे हो जाए, तब भी कंपनी चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी किसने बनाई है? लॉ ने। लॉ नहीं मरा है, कौन मरे हैं? ठीक है, कौन खत्म हुए? उसके मेंबर्स। तो मेंबर्स तो और भी आ जाएंगे, बट कंपनी विल रन फॉर एवर, ठीक है। तो कानून ने या एक्ट ने या लॉ ने ही इसको बनाया, लॉ ही इसे खत्म करेगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैंने बच्चे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल ओनर कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर। ओनर मतलब मालिक। अब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर वाइडली स्कैटर्ड। वाइडली स्कैटर्ड का मतलब पूरे देश में और देश के बाहर भी ये फैले हुए हैं। अब इतनी दूर से कंपनी को चलाना इनके लिए आसान काम नहीं होता है, तो दे जनरली इलेक्ट द मैनेजर्स। कौन को इलेक्ट कर देते हैं? मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को, ठीक है। अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो है ये इलेक्ट कर देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं। वो डायरेक्टर बिजनेस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यही होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यानी कि मालिक कोई और है, बिजनेस कोई और चलाएगा। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। कंट्रोल किसका है? डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज देयर नंबर इज वेरी लार्ज। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कौन कौन बिजनेस चलाएगा? वो सारे मिलकर नहीं चला सकते, इसलिए वो सबके भी यहाँ पर किसको इलेक्ट कर देते हैं? डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, ठीक है। ओनरशिप मालिक कोई और है, चलाता बिजनेस कोई और, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो एक्स ने 1000 शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लिए एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। एक शेयर 100 रुपये का, उसने कितने शेयर खरीदे? 1000। तो उसका कितना कैपिटल उसने दिया है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड की है? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स कितनी हो गई? 1 लाख। कितनी हो गई बच्चे? 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपीज जो है, अगर एक्स ने 1000 शेयर खरीद लिए तो एक्स ये 1 लाख रुपए पे कर चुका होगा। तो अगर कंपनी में कभी भी लॉस हो जाए तो एक्स ये जो 1 लाख रुपए दे चुका है, इतने तक ही इसकी लायबिलिटी, इसके आगे 1 रुपया नहीं देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे सपोज करो ये 100 का शेयर था, इसमें से सिर्फ 80 पेड है, ठीक है। 80 रुपये इसने पे कर दिए हैं, बाकी रहते हैं, कितने रहते हैं? 20 रुपीज। तो 1000 शेयर्स पर 20 रुपीज से कितने हो गए? 20,000। तो जो ये पैसे अभी इसने रोक रखे हैं 20,000 जो नहीं दिए, एट द टाइम ऑफ बिजनेस लॉसेस कंपनी ये 20,000 रुपये से मांगेगी और एक्स को ये जरूर देने होंगे, क्योंकि एक्स की लायबिलिटी कितनी? 1,80,000 तो दे चुका है, बचे कितने? 20,000। तो 20,000 he has to pay at the time of business losses। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने विप्रो के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, 100 शेयर्स, ठीक है। किसके? विप्रो के। अब मेरे को लग रहा है यार विप्रो में फायदा नहीं हो रहा, मैं तो फंस गया यहाँ पे, शेयर्स को खरीद के अपना पैसा मैंने ब्लॉक कर दिया, इन पे तो मेरे को कम प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि डिविडेंड कम मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है बेटा? जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे हम किसी को पैसा ब्याज पर देते हैं, हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है ना। वैसे ही अगर हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट में से पैसा मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो विप्रो में मेरे को लग रहा था यार डिविडेंड कम मिल रहा है, अच्छा इन्फोसिस में यार बड़ा तगड़ा डिविडेंड मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? इन्फोसिस में चला जाऊंगा। तो ये शेयर्स विप्रो के मैं क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा, ठीक है। ये सोल्ड हो चुके हैं, बेच चुका हूं मैं, और मैं कहाँ खरीद लूंगा? इन्फोसिस में। तो मतलब क्या हुआ? मेरा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। मैंने जिस कंपनी के शेयर खरीद लिए ना, शेयर खरीदने के बाद मेरा पैसा ब्लॉक नहीं है, मेरा मन जब चाहेगा मैं उन शेयर्स को बेच सकता हूँ शेयर मार्केट में या किसी और दूसरे मीडियम से। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब यही है कि शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफर देयर शेयर्स और टू सेल देयर शेयर टू सम अनदर शेयर होल्डर्स और टू सम अदर इन्वेस्टर, ठीक है। कोई जैसे मैं यहाँ विप्रो से बेचना चाहता हूँ, वैसे ही कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होंगे जो विप्रो में खरीदना चाहते होंगे, तो मैं उनको अपने शेयर्स बेचकर निकल सकता हूँ। इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। देखो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, बच्चे याद रखना। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन केम इनटू एग्जिस्टेंस लीगली। इलीगल तो कुछ भी हो सकता है, बट लीगली वो कब आएगी एग्जिस्टेंस में? जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। 2013 कई जगह आपको ये 1956 भी मिलेगा, कंपनीज एक्ट 1956। इसमें ना अमेंडमेंट होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई वो 2013 में हुई। अब आजकल तो 2019 भी आ रहा है कि 2019 में, बट अभी हमारे सिलेबस में 2013 ही है। तो ये हमारे थे फीचर्स, ठीक है बच्चे। तो इनके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का अपना खुद का नाम होता है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट सम एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, जंपिंग या सेंस ऑर्गन्स इसके पास नहीं होते। इसकी साइन की जगह ये क्या यूज़ करती है? स्टैम्प, जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि कोई भी आए कोई भी जाए शेयर होल्डर, कंपनी जो है हमेशा काम करती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। किसी के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, कंपनी को लॉ ही बंद करेगा। यहाँ पर मालिक कोई और होता है, कंपनी को चलाता कोई और है। जो भी मालिक होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब है कि अपने शेयर में जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो इनमें से कुछ हमें मेरिट्स भी पता चले, जैसे एक तो इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। भाई मैंने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाया तो जितना पैसा लगा दिया वो ठीक है, अगर कंपनी में कभी लॉस हो जाएंगे तो मेरे पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं आएगी, मुझे अपना घर मकान गाड़ी बंगला बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे लिए अच्छी बात है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि भाई अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ तो प्रॉफिट कम हो रहा है, मेरा फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इस कंपनी में, तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है, तो मैं अपना पैसा वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी कंपनी में लगा सकता हूँ। अच्छी बात है मेरे लिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। वैसे ही इसमें परपेचुअल सक्सेशन है कि कंपनी मान लो कोई मेंबर बीमार हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या उसको जेल हो जाए या अनसाउंड माइंड या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं आएगा, कंपनी चलती रहेगी, तो मेरा पैसा सेफ है। तो ये भी मेरे लिए क्या है, एक मेरिट है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हित, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, मेरा हित वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो बेटा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि यहाँ पर मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे और लार्ज स्केल पर बिजनेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, शेयर्स बेच दूंगा और शेयर इशू कर दूंगा, लोगों से पैसा ले लूँगा, ठीक है। तो ये मत समझना बेटा कि शेयर्स बेचकर ही कंपनी पैसा ले सकती है, नहीं, शेयर्स डिवेंचर भी इशू कर सकती है, कंपनी डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है, कंपनी कहीं से लोन भी ले सकती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक से, कंपनी जो है पब्लिक डिपॉजिट्स से भी पैसा ले सकती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी आप इतना समझो कि शेयर्स के अलावा भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जहाँ से वो पैसा कलेक्ट कर सकती है। तो जब इतना सारा इसके पास सब कुछ है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कब, इसके लिए मतलब जब चाहे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं रहती यहाँ पर। एक है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी कहा कि फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, तो फाइनेंस की कोई कमी नहीं है तो ये कंपनीज क्या कर सकती हैं, ऐसे एफिशिएंट मैनेजर्स को, ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को जिन्हें बिजनेस बहुत अच्छे से चलाना आता है, उनको अपॉइंट कर देंगी। क्योंकि वो क्या डिमांड करेंगे, अच्छी सैलरी, अच्छी सैलरी की तो डिमांड करेंगे, लेकिन फिर अच्छी सैलरी के बदले कंपनी उनसे क्या डिमांड करेगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट की, काम अच्छा करना है जी, प्रॉफिट करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, बिकॉज द कंपनी हैव ह्यूज फाइनेंशियल बेस, so it can afford to pay higher salaries to the professional managers and professional experts who manages their business efficiently, जो उनके बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, उन अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को, अच्छे अच्छे मैनेजर्स को, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिन्हें पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है, ठीक है। तो उनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो हमारी मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, एफिशिएंट, मतलब वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कॉस्ट कम आ रही है। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये आपको पता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्यों है। कैपिटल क्या होता है बेटा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर इन द बिजनेस। अब यहाँ पर जो कैपिटल होती है ना, वो किस में होती है, डिवाइडेड, क्या होती है वो, डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। अब शेयर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, शेयर्स जो है कंपनी इशू करती जाएगी, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है ना, एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी जब कभी हम रजिस्टर करवाते हैं तो कंपनी का ना हमें बताना पड़ता है कि हम कितनी कैपिटल जो है कलेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उससे आगे कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। लेकिन जितना इसके पास पोटेंशियल है शेयर्स इशू करने का, मान लो ये ऑथराइज्ड कैपिटल थी इसकी 5 करोड़, ठीक है, ये 4 करोड़ के शेयर्स इशू कर चुकी है, तो अभी 1 करोड़ के और कर सकती है, क्योंकि इसने कहा था कि मैं लास्ट 5 करोड़ तक मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। 4 करोड़ ये कर चुकी है, तो कितना और कर सकती है, 1 करोड़, ठीक है। तो ये 1 करोड़ रुपए और कर सकती है। इसके साथ साथ ये डिवेंचर भी इशू कर सकती है, इसके साथ साथ ये किसी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकती है। तो ये सारी इसकी मेरिट्स थी। इसका लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यू इशू भी कंपनी लेकर आ सकती है। तो ये थे इसके मेरिट्स। ऐसे ही कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कंपनी जो है कुछ इसके डीमेरिट्स भी होते हैं, सारे मेरिट्स ही नहीं है, कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कंपनी जब हम कभी फॉर्म करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना इतना आसान नहीं होता है। देयर आर many kind of formalities which you have to fulfill for registration of the company। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए हमें वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ते हैं। कंपनी को बनाने के लिए हमें बहुत हैवी फीस भी पे करनी पड़ती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। बहुत सारी प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 की जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू फॉर्म ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। लाइक एनीवन कैन फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप रन कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, बट कंपनी बनाना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है बच्चे, वैसे ही होता है हमारे यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी। क्या होता है? लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट्स। यहाँ पर हम अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी नहीं रख सकते, उनको कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पर हमें जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि हमें कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन देनी होगी जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका भी ऑडिट होता है। ठीक है, क्रॉस चेकिंग होती है, और वो ऑडिट रिपोर्ट हमें किसके पास जमा करनी पड़ती है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और इसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट वगैरह, ये भी हमें किसके पास फाइल करानी होती है? फाइल विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास करवानी पड़ती हैं 31 मार्च से पहले एवरी ईयर। 31 मार्च से पहले हर साल हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमें बताते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी हमारी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, किस किस का कर्जा हमारे ऊपर बिजनेस में, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी दूसरे बिजनेस में, तो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें किसके पास जमा करनी होती है? आरओसी के पास। आजकल जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये भी कहता है कि हर एक कंपनी को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर, कंपनी की एक वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट पर जो है डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर कंपनी के सीक्रेट्स जान सकता है। तो यहाँ पर कंपनी जो है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। तो यहाँ पर होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी के बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, मतभेद। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे उसमें शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर होल्डर भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो कई बार उन्हें लगता है कि भैया हमारे तो इंटरेस्ट का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, हमें तो जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जैसे शेयर होल्डर्स में भी 2 कैटेगरी होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में
ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये अलग अलग क्लास होता है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि भाई आप तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की सुनते हो, हमारी नहीं सुनते। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी देयर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक इसमें इम्पर्सनल मैनेजमेंट होता है। इम्पर्सनल मैनेजमेंट, इम्पर्सनल मैनेजमेंट कैसे होता है? देखो, इम्पर्सनल मैनेजमेंट मैंने यहाँ बताया था, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर मालिक कोई और चलाता कोई और है बिजनेस को। तो यहाँ पर इम्पर्सनल मैनेजमेंट होता है। इम्पर्सनल मैनेजमेंट में ये होता है कि हम जो है डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और मैनेजर्स को किससे मतलब होता है? सैलरी से। मैनेजर्स को किससे मतलब होता है? सैलरी से। उन्हें पता है भैया प्रॉफिट चाहे 1 करोड़ का आए, प्रॉफिट चाहे 50 करोड़ का आए, हमें क्या मिलना है? हमें तो सिर्फ सैलरी मिलनी है। और अगर ऐसी फीलिंग है, ऐसी जो है थिंकिंग उनके माइंड में डेवलप हो जाती है, तो फिर कंपनी का जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इम्पर्सनल मैनेजमेंट, क्योंकि मालिक खुद तो मैनेज करते नहीं है बिजनेस को। बिजनेस को मैनेज कौन करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने खुद के पर्सनल गेन्स के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें जिनकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पर्सनल मैनेजमेंट होता है। एक इसमें आपका डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिले होता है डिसीजन मेकिंग। देखो, जैसे सोल प्रोप्राइटर था, वहां पर तो सिंगल ही पर्सन था, वो अपने कभी भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको किसी के साथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कंपनी में सारे डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं? बोर्ड मीटिंग्स में। कहाँ लिए जाते हैं बेटा? बोर्ड मीटिंग्स में। अब बोर्ड मीटिंग्स में जो है पहले एजेंडा रखा जाता है कि इस टॉपिक पर बात होगी, फिर वहाँ पर सहमति बनाई जाती है, सबका कंसेंट लिया जाता है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं, फिर वो सारे डिसीजंस दूसरे लोगों को बताए जाते हैं, फिर जाकर कहीं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि उसमें टाइम लगता है, बहुत जल्दी से हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। एक इसमें नेक्स्ट हमारा हो जाएगा न्यूमरस रेगुलेशन। न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, रेगुलेशंस मतलब रूल रेगुलेशंस। ठीक है, प्रावधान बहुत ज़्यादा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। कंपनी को वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर उनका वायलेशन हुआ तो वायलेशन का मतलब क्या हो गया? हैवी पेनल्टीज। कंपनी के ऊपर क्या लग जाएंगी बच्चे? पेनल्टीज लग जाएंगी। तो कंपनी का वैसे नुकसान हो जाएगा कि भैया जैसे मैंने भी कहा कि हर साल 31 मार्च से पहले जो है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जमा करवाने हैं आरओसी के पास कि इस बार कितना हमें प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज अगर हमने नहीं करवाया तो हमारे ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। हमने कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाने में कोई देरी कर दी, हमारे ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। हमने कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजन का अगर उल्लंघन किया है, फॉलो नहीं किया उसे, तब हमारे ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी। तो हमें हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरस रेगुलेशन होने की वजह से भी क्या हो जाता है बच्चे? ये एक मतलब जो लोग कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, उनको ये डीमोरलाइज करती है। एक इसमें लास्ट और है, वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की मैनेजमेंट होता है इसमें, यानी कि ओलिगार्की मैनेजमेंट इसलिए कि कंपनी ने सारी पावर किसको दे दी? डायरेक्टर्स को। अब डायरेक्टर्स को सारी पावर दे दी तो डायरेक्टर्स ये समझते हैं भैया मैं जो करूँगा वही ठीक है, वही होगा कंपनी में, मेरी बात चलेगी। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कई बार ऐसे डिसीजन भी ले सकते हैं जो कंपनी के
फेवर में ना हो कंपनी को, उससे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो जो ये ओलिगार्किक मैनेजमेंट होता है या ओलिगार्की भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये जो मैनेजमेंट होता है इसमें इनके डिसीजंस की वजह से क्या होता है कि कई बार जो डायरेक्टर्स है वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं। उन डिसीजंस की वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को जो है हार्म होता है, यानी कि उनके इंटरेस्ट को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण हो जाता है, उनके साथ एक तरीके से चीटिंग हो जाती है। तो कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि कंपनी में, फलानी कंपनी में इतने का घोटाला हुआ, ठीक है, जैसे अभी किंगफिशर का चल रहा है, सहारा का आप सुनते हो। तो ये सारे जो है ओलिगार्किक मैनेजमेंट के ये एग्जांपल हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मेन या जो मेजर शेयर होल्डिंग थी, जैसे विजय माल्या के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स थे, वो खुद भी एक डायरेक्टर था किंगफिशर में। तो ये ओलिगार्किक मैनेजमेंट यही है कि उसने अपने फ़ायदे के लिए गलत डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से सारे बाकी के शेयर होल्डर्स को जो है लॉस बियर करना पड़ा। तो ये हमारी कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, सो it's time to quit the video, so keep watching the videos. Thank you students.